नमस्कार। सात संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज़ अपडेट 7 बजे कार्यक्रम बादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह मुख्य खबर से ही करते हैं और आज भी दोस्तों बादरा आसपास खबरों का ही विस्तार से हम आपको बताएंगे, उसके ऊपर ही हम वार्ता करेंगे। और दोस्तों, देश प्रदेश की खबरें भी प्रमुख अपडेट जो है वो भी आपको बताती हैं। और इसी दौरान दोस्तों मंडियों के भाव, मौसम के मिजाज के बारे में बताते हैं। आज फिर मौसम ने करवट ली है, कुछ चक्रवात भी बना है, उसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो आज शुरुआत करते हैं दोस्तों मुख्य खबर से। बिजली उपभोक्ता संघर्ष समिति के बैनर तले दोस्तों लगातार पिछले 3 वर्षों से धरना प्रदर्शन चल रहा है बादरा तहसील के सबसे बड़े नेठराणा गांव में। और अब जब प्रशासन ने भारी पुलिस जाब्ते के साथ में जो कोरोना जो बिल बकाए थे बिजली विभाग के दोस्तों, उनको वसूलने के लिए जब गांव में 4 दिन पहले कार्रवाई की थी तो 700 से कहीं अधिक कनेक्शन एक बार फिर काट दिए गए। और उससे पहले भी कुछ कनेक्शन काटे गए थे। और बिजली उपभोक्ता संघर्ष समिति के बैनर तले जो मांग है दोस्तों, उनका मांग पत्र अगर देखें तो राज्यव्यापी भी उनका आंदोलन जान पड़ता है। क्योंकि कुछ मांगे ऐसी है जैसे कोरोना काल के दौरान जो बिजली बिल है वो सभी के माफ़ करने की मांग उनके द्वारा की जा रही है। और जो खराब मीटर है, जो तेज़ रीडिंग निकालते हैं, तेज़ चलते हैं दोस्तों, उन मीटरों को बदलने की भी मांग है। और उन कंपनियों को चिन्हित करके उनको उन पर प्रतिबंध लगाने की भी मांग है, उनसे टेंडर ना करने की भी मांग है। तो कुल मिला के उनकी जो मांग है, ख़ास तौर पर सरचार्ज, अन्य कई प्रकार के चार्ज जो लगाए रहे उनको भी हटाने की मांग है। और निजीकरण का भी वो विरोध कर रहे हैं बिजली विभाग में। जिस प्रकार से निजी कंपनियों को बिजली विभाग की व्यवस्थाएं सौंप दी गई है, उनका भी विरोध हो रहा है। और 200 यूनिट फ्री बिजली हर परिवार को देने की तो राज्यव्यापी इनकी मांग है। 3 साल से धरना प्रदर्शन जारी है। और नेठराणा बादरा तहसील का सबसे बड़ा गांव है और यहाँ बड़ी संख्या में दोस्तों बिजली उपभोक्ता जो है, जिन्होंने बिल अभी तक लंबे समय से जमा नहीं कराया, इसको लेकर बवाल है। और लगातार जो है प्रशासन को यहाँ पसीने आते हैं, क्योंकि दोस्तों प्रशासन ने काफ़ी प्रयास किए इसको लेकर, लेकिन जो ग्रामीण है वो अपनी मांगों पर अड़े। धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। विधायक बलवान पुनिया के साथ भी दोस्तों यहाँ कुछ ग्रामीणों के साथ कहासुनी हुई थी, उसका वीडियो वायरल हुआ था। उसके बाद में दोस्तों अब दोबारा जब कनेक्शन काटने के लिए प्रशासन 200 से अधिक पुलिस जाब्ते के साथ पहुंचा तो भारी बवाल हुआ। ऐसा लगा जैसे पूरा का पूरा गांव एक हो और सारा का सारा गांव चाहता है कि प्रशासन की ये कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, बंद होनी चाहिए। और कहीं ना कहीं दोस्तों पूरा का पूरा गांव अगर राजनीतिक मायने इसके निकाले तो बलवान पुनिया पर बहुत भारी पड़ने वाला है। कारण इसका दोस्तों जो पीछे वीडियो वायरल हुआ था और जिस प्रकार की कार्रवाई अब चल रही है, इनकी जायज़ मांग है दोस्तों। कोरोना काल के दौरान किस कदर भयावह थे हालात राजस्थान में और पूरे प्रदेश में दोस्तों, जिस प्रकार से लोग राशन के लिए और राशन किटों के लिए किस प्रकार मारे मारे फिर रहे थे। और ऐसा ज़रूर है कि उनको राशन किटें बहुत सी समाजसेवी संस्थाओं द्वारा, सरकार द्वारा अनेकों प्रयासों से उपलब्ध करवा दी गई, लेकिन दोस्तों कमाई का जरिया जो था वो बंद हो चुका था। और उसके बाद में जब कोरोना काल एक प्रकार से बीता, उसके बाद में काम के लाले पड़ गए, क्योंकि कंपनियों ने छंटनी कर दी। काम, व्यापार, फैक्ट्रियां दोस्तों बड़े पैमाने पर बंद हुई। व्यापार, लोगों के जमे जमाए व्यापार बंद हो गए। ऐसे में लोगों के पास अपना अस्तित्व बचाने का संकट उत्पन्न हो गया था दोस्तों। ऐसे में उन घरों का कैसे गुजारा हो जो मजदूरी करके अपना पेट पालते थे, अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। ऐसे परिवारों द्वारा अगर ये मांग की जा रही है कि कोरोना काल के जो बिल थे वो माफ़ किए जाए। दोस्तों कोरोना काल के दौरान भी बहुत घोटाले हुए और मैं आपको बताऊं तो मेडिकल लाइन में जो घोटाले हुए उसकी सूची जो है दोस्तों, आप पढ़ेंगे तो आपको आश्चर्य होगा। बहुत भारी घोटाले इसमें हुए, मिली भगती इसमें कर्मचारियों की, अधिकारियों की भी रही। तो ऐसे में अगर सरकार इन ऐसे गरीब लोगों का अगर बकाया बिल कोरोना काल का माफ़ भी कर दे
तो इसमें कौन सा फ़र्क पड़ने वाला है दोस्तों। जिस प्रकार से सबसे ज़्यादा चार्ज वसूले जा रहे हैं बिजली का, अगर जहाँ तक सवाल है, तो राजस्थान द्वारा पेट्रोल डीजल के भी सबसे ज़्यादा चार्ज वसूले जा रहे हैं। तो इन लोगों की मांग दोस्तों एक प्रकार से राज्यव्यापी मांग है, और राज्यव्यापी मांग में मैं आपको बताऊं तो 200 यूनिट बिजली फ्री करना, हर परिवार को देना, ख़राब मीटरों को बदले जाना जिनकी रीडिंगें ज़्यादा निकलती है। इसके अलावा दोस्तों निजीकरण बंद करना, जो बिजली विभाग का निजीकरण किया गया है उसको बंद करना आदि उनकी जो मांगे हैं दोस्तों, वो मांगे कहीं ना कहीं जायज़ है। और ऐसे में ये आंदोलन एक प्रकार से राजनीतिक रंग भी लेता जा रहा है दोस्तों, और धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। तो इसके ऊपर भी हमारी नज़रें लगातार बनी रहेगी, इसका विस्तार से हम आगे भी इसके ऊपर इसी प्रकार से रिपोर्टिंग करते रहेंगे। डाणी खोखरान के पास राजपुरा माइनर के आज टूटने के समाचार प्राप्त हुए दोस्तों। कहीं ना कहीं ये दूसरी बार टूटा है, पहले भी एक बार ये माइनर, राजपुरा माइनर जो है वो टूटा था, और उससे ज़्यादा पानी फिलहाल नहरों में आ भी नहीं रहा है। लेकिन जितना भी आ रहा है दोस्तों, उस पानी को इस प्रकार से वेस्टेज जाते हुए देखना बड़ा दुखदाई लगता है। ऐसे समय में जब सिंचाई पाने के लिए नूर भादरा क्षेत्र में मारा मारी मची है, और दोस्तों सिंचाई पानी एक प्रकार से राजनीतिक बहुत बड़ा मुद्दा भी इस क्षेत्र में बन चुका है। तो ऐसी नहरों का तत्काल प्रभाव से दोस्तों कहीं ना कहीं मुआयना करके अधिकारी आखिर क्या करते हैं, जिनकी ड्यूटियां होती है नहर को संभालने की दोस्तों, वो आखिर क्या करते हैं। इस प्रकार से अगर बहुत घटिया कहीं निर्माण है, कहीं आशंका है यहाँ से नहर टूट सकती है, तो वहाँ पूर्व में कार्रवाई क्यों नहीं होती। तो इस प्रकार से बहुत बड़े सवाल भी यहाँ उठते हैं। और दोस्तों हम बात करेंगे आज अन्य खबरों की, तो बादरा में रात्रिकालीन क्रिकेट प्रतियोगिताओं का जो है लगातार आजकल आयोजन किया जा रहा है दोस्तों। पिछले साल भी बहुत बड़ा आयोजन क्रिकेट का हुआ था गोल्डन क्रिकेट की तरफ से, और गोल्डन क्रिकेट क्लब की तरफ से जो आयोजन हुआ उसमें प्रमुख रूप से जो 4-5 लोग व्यस्त है, जो आयोजन करता है, जिन्होंने पूरी व्यवस्थाएं स्थापित की है दोस्तों। लगभग 8 से 10 लाख रुपए खर्च इस टूर्नामेंट में होते हैं। उनमें विमल गोयल जो डोबी वाला है, प्रमुख रूप से ये आयोजक मंडल के हेड है, और इसके अलावा दीपक शर्मा, सलीम खोकर और संदीप पूनिया भी इसमें शामिल है, और इसके अलावा नीरज वर्मा, ये प्रमुख लोग हैं दोस्तों। इन्होंने जो है बहुत शानदार टूर्नामेंट पिछले 29 मई से लगातार ये जारी है, आज चौथा दिन है। और मैं आपको बताऊं तो इस रात्रिकालीन टूर्नामेंट की लोकप्रियता बादरा आसपास क्षेत्रों में बढ़ती जा रही है दोस्तों। हरियाणा और पंजाब तक की टीमें कई बार यहाँ खेलने के लिए आती है, और अक्सर यहाँ मैं आपको बताऊं तो इस टूर्नामेंट में 100 से अधिक टीमें भाग लेगी दोस्तों। रोज़ाना यहाँ 7-8 करीब टीमें बुलाई जाती है, 8 टीमें यहाँ रोज़ाना आती है, और इन 8 टीमों के जो मैच आपस में होते हैं उनमें दोस्तों एक टीम पूल पार करती है, और उसको पूल, क्योंकि पूल के टूर्नामेंट चल रहे हैं अभी, पूल के मैच जारी हैं, तो एक टीम पूल में पहुंचेगी। तो उसके बाद में दोस्तों अब तक 3 दिनों में 3 टीमें पूल में पहुंच चुकी है। इनमें कालावाली मंडी की टीम जो है पहले दिन ही 29 मई को पूल में पहुंच चुकी थी, और इसके बाद में राजगढ़ जो हमारा पड़ोसी कस्बा है दोस्तों, उसकी टीम जो है पूल में पहुंच चुकी थी दूसरे दिन। और कल जो तीसरा दिन था उसमें दोस्तों कागदाना की टीम जो है पूल में पहुंची है। तो इस प्रकार से जब ये 8 टीमें पूल में पहुंच जाएगी, तो उसके बाद में दोस्तों इनका क्वार्टर फाइनल होगा, उसके बाद में फाइनल, सेमीफाइनल मुकाबला होगा, और इसके बाद में फाइनल मुकाबला होगा। तो कुल मिला के ये टूर्नामेंट जो है या 9 या 10 जून तक जारी रहेंगे। तो आप देखिएगा बहुत दिलचस्प टूर्नामेंट होते हैं, और सारी व्यवस्थाएं लाइटिंग की खेल स्टेडियम में इस प्रकार से की गई है कि रात्रि को दर्शक हजारों की संख्या में इस टूर्नामेंट को देखने के लिए पहुंचते हैं, जो कि रात को 12:30-1 बजे तक भी जारी रहते हैं। तो इस नाइट रात्रिकालीन टूर्नामेंट की लोकप्रियता किस कदर भादरा में लगातार बढ़ती जा रही है दोस्तों, इसको देखकर खुशी होती है। खिलाड़ियों को खेलते हुए देखना खुशी होती है। और कल जो एक मैच हुआ था दोस्तों, रतनपुरा व कालवास जो कि तारानगर तहसील में, उनकी टीमों के बीच में बहुत ही कांटे का मुकाबला हुआ था। हमने उस मैच की पूरी कवरेज की थी। 6 ओवरों का ये मैच था,
और पहले कालवास की टीम ने बैटिंग की और बैटिंग करके दोस्तों 6 ओवरों में 48 रन कालवास की टीम ने बनाए। उसमें बहुत शानदार बल्लेबाजी मैं कहूँगा और शानदार गेंदबाजी भी दोस्तों रतनपुरा की टीम से, जो कि भादरा तहसील का जो यहाँ आदमपुर छानी की रोड पर जो स्थित है 5 किलोमीटर दूर रतनपुरा, जिसमें राष्ट्रवादी सरपंच कुलदीप रणवा एक प्रकार से जो जिन्होंने फेसबुक पर सनसनी मचाई थी, वो भी इस टीम में खेले थे दोस्तों। वो इस टीम का नेतृत्व करते हुए यहाँ रतनपुरा की टीम इस मैदान पर खेली थी और वो मैं आपको बता दूं तो वो नॉट आउट भी रहे थे, अंत तक वो नॉट आउट रहे थे, आउट नहीं हुए थे। लेकिन उनकी टीम जो है वो मैच हार चुकी थी कालवास से, क्योंकि उनकी टीम ने 6 ओवर में बहुत धीमी गति से बल्लेबाजी की, जिसका खामियाजा रतनपुरा की टीम को दोस्तों भुगतना पड़ा। लेकिन इस मैच की खासियत मैं आपको बताऊं तो कालवास की टीम के विनोद ने लगातार 3 बॉलों में 3 विकेट लिए, हैट्रिक लगाई और उनको 2100 रुपये का पुरस्कार आयोजन मंडल की तरफ से दिया गया। उसके बाद में दोस्तों अगर जिक्र करें रतनपुरा की टीम का, तो रतनपुरा की टीम में एक लारा नाम के युवा ने 5 विकेट लिए, मात्र 2 ओवरों में 14 रन देकर 5 विकेट झटके। उनका बहुत शानदार प्रदर्शन भी रहा और यही रीज़न रहा कि उनको 6 ओवरों में 48 रन पर रोक दिया गया, अन्यथा कालवास की टीम में अच्छे बल्लेबाज आए थे। तो कुल मिला के दोस्तों ये जो टूर्नामेंट चल रहा है, इस टूर्नामेंट को आपको भी देखना चाहिए, क्योंकि रात्रिकालीन अगर आपके पास समय तो इस टूर्नामेंट को आपको देखने के लिए आना चाहिए। और आयोजन मंडल में मैं आपको बताऊं तो विमल गोयल, दीपक शर्मा, सलीम खोकर और संदीप पूनिया के अलावा नीरज वर्मा, ये 5 शख्स हैं जिन्होंने पूरा टूर्नामेंट का आयोजन अपने कंधों पर उठा रखा है। इसके अलावा दोस्तों हम बात करते हैं जो मलसीसर में धरना प्रदर्शन किया गया था, सड़क जाम का कार्यक्रम किया गया था बीमा क्लेम को लेकर बजरंग सहारण के नेतृत्व में दोस्तों। उसके बाद में वहाँ बजरंग सहारण के नेतृत्व में किसानों की विजय शुरू हुई, क्योंकि 30 तारीख को जिस प्रकार धरना प्रदर्शन किया गया था और बड़ी संख्या में किसान उमड़े थे दोस्तों, उसको देखकर प्रशासन के भी हाथ पांव फूल गए थे। और ये जो मुख्य रोड को ब्लॉक किया गया था उससे काफ़ी लोगों को परेशानियां भी हुई। ठीक है, वो रोड जो है वो कुंजी से उधर डाइवर्ट कर दिया गया था तारनगर की तरफ से, और भादरा में डुंगराना से उस रोड को डाइवर्ट कर दिया गया था। तो साधनों को अन्य उपलिंक रोडों से निकाल दिया गया था, लेकिन मुख्य रोड के ब्लॉक होने से दोस्तों कहीं ना कहीं बहुत बड़ी समस्या है और प्रशासन को इसका जवाब देना पड़ता है। और तो यही कारण रहा कि शाम को प्रशासन पहुंचा और सफलतापूर्वक वार्ता हुई और 45 दिन में जो 5000 एप्लीकेशन थे उनको डिफ़ाल्टर घोषित कर दिया गया था। उनकी जांच, और अगर कोई किसान जाता है तो वो अपनी एप्लीकेशन देख सकता है, उनकी सारी डिटेल उस किसान को बताई जाएगी और उसके बाद में बीमा क्लेम जो रोक रखा है इन किसानों का, वो मात्र 45 दिनों में सबका बीमा क्लेम क्लियर होने की भी इसमें शर्त शामिल थी। तो कुल मिला के ये धरना प्रदर्शन तो समाप्त हो गया, लेकिन 10 व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमे दर्ज कर लिए गए रोड को अवरुद्ध करने के लिए, रोड को, मुख्य रोड को, सड़क को जाम करने के लिए जो मुकदमा बनता है उसमें दोस्तों 10 व्यक्तियों में जो मैं नाम है बताऊं आपको, बजरंग सहारण जो प्रमुख नेता थे, और सुनील नेहरा, विक्की, रणजीत कुमार, कृष्ण जानी, हनुमान राड, हजारी लाल, लेखराम, ओम सहारण और जगदीश कड़वासरा दोस्तों, इनके ऊपर 283 143 के तहत मामला दर्ज किया गया और जो सड़क जाम करने को लेकर मामला है। और दोस्तों ये मामला इसमें दर्ज हुआ तो कुल मिला के सोशल मीडिया पर इस प्रकार की चर्चा भी छिड़ी है कि क्या होता है ऐसे मामलों से, ये भी आपसी रंजिश का इसको बनाकर दिखाया जा रहा है। तो कुल मिला के दोस्तों अब हम बात करेंगे जो राज्यसभा के चुनाव पूरे देश में 57 सीटों के लिए हो रहे हैं 10 जून को, जिसके लिए नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ पूरी हो चुकी है और 2 जून को नाम वापसी कल लेने की भी अंतिम तिथि है। तो इसके बाद में दोस्तों जो उम्मीदवारों ने अभी तक नामांकन किया है उसके बारे में विस्तार से हम बात करें दोस्तों, तो राजस्थान के बारे में हम बात करेंगे। 200 विधानसभा की सीट है और 4 उम्मीदवार जो है राज्यसभा के लिए इसमें चुने जाने हैं दोस्तों। तो 4 राज्यसभा के जो सांसद चुने जाने हैं उनमें 2 कांग्रेस के सेफ है और 1 भारतीय जनता पार्टी के, क्योंकि कांग्रेस के पास 108
विधायक है, जबकि भारतीय जनता पार्टी के पास 71 विधायक है। तो इस लिहाज से जो 41 विधायकों के वोट से एक राज्यसभा का मेंबर चुना जाता है, उस लिहाज से भाजपा का एक सुरक्षित हम मानकर चले और कांग्रेस के 2। लेकिन कांग्रेस अपना तीसरा कैंडिडेट यहाँ उतार रही है और भारतीय जनता पार्टी अपना दूसरा। तो दोस्तों, इससे यहाँ चुनाव में कॉन्ट्रास्ट एक प्रकार से बन चुका है और नौबत ये आ चुकी है कि विधायकों की बाड़ाबंदी भी अब शुरू हो चुकी है। क्योंकि दोस्तों, बाड़ाबंदी जाहिर है, कांग्रेस के पास लगभग 15 विधायकों की कमी पड़ती है, क्योंकि 108 है, उनको 123 विधायक चाहिए 3 जो राज्यसभा के मेंबर है बनाने के लिए, और भारतीय जनता पार्टी को 82 सांसद चाहिए, 82 विधायक चाहिए 2 मेंबर बनाने के लिए। तो कुल मिला के भाजपा के पास 11 कम है और कांग्रेस के पास 15 कम है। अब बात आती है दोस्तों, यहाँ एक बार फिर अवसर की जो खरीद फरोख्त होती है दोस्तों, और हर स्टेट में होती है, हर राज्य में होती है। कोई भी पार्टियां खुलकर खरीद फरोख्त का इस प्रकार से विरोध नहीं करती, खुलकर इसमें चर्चा नहीं करती, और कोई डिबेट भी टीवी चैनलों पर इस प्रकार की होती है तो इसको सिरे से खारिज कर दिया जाता है। क्योंकि दोस्तों, इसमें बहुत बड़ा पेच ये होता है कि इसकी पुष्टि कोई सरकारें नहीं करती और कोई आरोप भी लगाते हैं, और किसी प्रकार का ऑडियो क्लिप, वीडियो क्लिप या मोबाइल की किसी रिकॉर्डिंग वगैरह का यहाँ आती है और वायरल होती है तो बहुत हो हल्ला होता है, केस भी दर्ज होते हैं। लेकिन अंततः इन केसों में दोस्तों टाई फिस होता है, क्योंकि सभी पार्टियां इसमें जो है वो अपने पाँव पीछे खींच लेती है। तो कुल मिला के कहा जाए तो खरीद फरोख्त तो ज़रूर होगी, बाड़ाबंदियाँ इसीलिए होती है। और अब जो कंडीशन मैं आपको बता रहा हूँ, कांग्रेस को 15 विधायकों की आवश्यकता है तीसरा राज्यसभा का मेंबर बनाने के लिए, और भाजपा को 11 की। तो वो कहाँ से लाएंगे दोस्तों? वो मैनेज करेंगे। जैसे आरएलपी के 3 हैं, उन्होंने बाहर से भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने की घोषणा कर दी, लेकिन अभी भी भाजपा को 8 चाहिएंगे। और 13 जो निर्दलीय थे, उन्होंने कांग्रेस को समर्थन देने की बात पहले ही कह रखी है, लेकिन 2 फिर भी उनको कम पड़ते हैं। और दोस्तों, जिस प्रकार से अब निर्दलीय कैंडिडेटों की बात आती है जहाँ तक, तो मैं सेफ कैंडिडेट बताऊँ आपको, तो भारतीय जनता पार्टी का प्रमोद तिवारी जिनका नाम है, वो सेफ कैंडिडेट है और उनको 41 वोट मिल जाएंगे और वो राज्यसभा में चले भी जाएंगे। और यहाँ कांग्रेस के जो 2 सेफ है वो है मुकुल वासनिक और दूसरे है रणदीप सुरजेवाला, जो कि हरियाणा से एक बार मात खा चुके हैं लेकिन राजस्थान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। ये दिल्ली से थोपे हुए कैंडिडेट हैं दोस्तों। तो कुल मिला के इन दोनों की किस्मत तो साथ दे रही है, लेकिन अब जो बात टिकी है वो है भारतीय जनता पार्टी समर्थन कर रही है सुभाष चंद्रा का, जी समूह के मालिक का। वो एक बार हरियाणा से भी राज्यसभा में पहुंच चुके हैं, इस बार कांग्रेस से वो अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। तो उनके सामने है प्रमोद तिवारी, जो कि कांग्रेस के तीसरे उम्मीदवार है। तो प्रमोद तिवारी को 15 विधायकों का मैनेज करना है और सुभाष चंद्रा को 11 का। तो अब रस्साकसी जारी है दोस्तों, कौन किस में दम है। और यहाँ खरीद फरोख्त होती है दोस्तों, निश्चित रूप से मैं आपको बताऊं तो सूत्रों की माने ये कहीं पुष्टि नहीं मिलेगी, हम भी इसकी पुष्टि नहीं करते हैं किसी तरह की, लेकिन चर्चाओं के अनुसार माने तो 25 करोड़ से लेकर 40 करोड़ तक की बोली लगती है इस प्रकार से खरीद फरोख्त के लिए। तो ये चर्चाएं राजस्थान में भी है और देश में अन्य भागों में भी होती है, स्टेटों में भी होती है, जहाँ जहाँ इस प्रकार के चुनाव होते हैं और सरकारें संकट में आती है। जब कभी भी कोई सरकार संकट में आए तो इसी प्रकार की परिस्थितियां भारत में बनती है, लेकिन कोई पार्टी इसके ऊपर खुलकर जो है वो अपनी कमियां मानने के लिए तैयार नहीं है। तो 25 करोड़ से 40 करोड़ तक तो कुल मिला के राजस्थान में, अब मैं स्थिति आपको स्पष्ट कर दूं, सीपीएम के 2 विधायक हैं और दोस्तों बीटीपी के 2 विधायक हैं, आरएलपी के 3 है, निर्दलीय 13 है, एक अन्य है। तो ये 21 विधायक है जिनके ऊपर दारोमदार है 2 विधायकों का, 2 राज्यसभा सदस्यों का, और 2 राज्यसभा सदस्यों में से एक ही जाएगा, या तो सुभाष चंद्रा जाएंगे या फिर दोस्तों कांग्रेस का जो है वो
प्रत्याशी जाएगा। तो ये दो कौन से प्रमोद तिवारी जाएंगे, किसकी जो है वो किस्मत काम करेगी, ये देखने वाली बात है। लेकिन मैं एक चर्चा ज़रूर यहाँ करना चाहूँगा दोस्तों। जिस प्रकार से आज नौकरी पाने के लिए किसी भी विद्यार्थी को जी तोड़ मेहनत करके पहले पैसे लगा के घर वालों का एक प्रकार से पूरा का पूरा जो इनकम होती है वो सारी की सारी लगा के मेहनत करके पढ़ाई करनी पड़ती है। उसके बाद में बड़े से बड़ा कंपटीशन तोड़ना पड़ता है मात्र छोटी से छोटी नौकरी के लिए भी। ये कंडीशन है आज देश की दोस्तों। तो इस कदर किस प्रकार नौकरी मिले युवाओं को। लेकिन राजनीति के अवसर की हम बात करें तो दोस्तों आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप पढ़े हुए नहीं भी है तो आपको घर वालों के पैसे बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है। आप किसी नेताओं के साथ लग जाइए, राजनीति सीखिए, वक्ता शैली सीखिए और आप किसी बड़े नेता की जी हुजूरी में जुट जाइए और कहीं ना कहीं आपको कुछ समय बाद अगर लगने लगा उनको कि हाँ कुछ उनमें बात है तो आपको कहीं से टिकट दी जाएगी और आप विधायक बन जाओगे। और विधायक बनने के बाद में आप छोटी से छोटी नौकरी पाने के लिए बड़े से बड़ा कंपटीशन नहीं तोड़ते, लेकिन आप बगैर पढ़े ही बड़े से बड़े अधिकारी पर रोब झाड़ने के लिए, उनको नियंत्रण करने के लिए, उन पर एक प्रकार से अपनी बात थोपने के लिए आप स्वतंत्र हो जाएंगे, आप उस काबिल बन जाएंगे। ये भारत की काबिलियत दोस्तों। तो इस प्रकार से हमारा देश दोस्तों इन नेताओं के हवाले हैं। ये जहाँ ले जाना चाहे, जैसे ले जाना चाहे, जिस प्रकार ले जाना चाहे दोस्तों, इनको कोई नहीं रोक सकता। तो सभी पार्टियों की अलग अलग पॉलिसियाँ होती है। अब वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से केंद्र में सत्तासीन है, उसी प्रकार से कभी कांग्रेस भी भारत में सत्तासीन थी, लंबा शासन किया था और आज 8 साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी हो गए। स्टेटों में अलग अलग सरकारें होती है, वहाँ भी पार्टियों की सरकारें आती है जाती है। यहाँ आज कांग्रेस है, कल भाजपा होगी, फिर कांग्रेस होगी। इस प्रकार से दोस्तों सभी स्टेटों में सरकारें आती जाती है। लेकिन नेताओं की जो सच्चाई हमने बताई है दोस्तों, इसमें कहीं ना कहीं सुधार की आवश्यकता है और इसमें कानून में भी दोस्तों बहुत बड़े बदलाव की आवश्यकता है। जिनको पंजाब में एक बहुत शानदार डिसीजन पंजाब सरकार, जो कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, उन्होंने लिया कि जिन विधायकों ने 3 बार विधायक बने हैं उनको 3 बार पेंशन दी जा रही है, उनको सिर्फ 1 बार पेंशन मिलेगी। तो ऐसे नेताओं पर इस प्रकार से तो कम से कम लगाम लगा ही सकते हैं, आप कानून बना ही सकते हैं। जनता के पैसे की लूट आखिर इस कदर तक क्यों दोस्तों, इसको रोकना भी चाहिए। तो इसके अलावा दोस्तों हम अब बात करेंगे कि ऐसे विषय पर जो कि सादुलपुर बादरा सड़क मार्ग का विषय बहुत इम्पोर्टेंट विषय है दोस्तों। इसमें 2 साल पहले राजस्थान में बजट पारित हुआ था और घोषणा की गई थी 26 करोड़ की लागत से बादरा और सादुलपुर की जो 60 किलोमीटर की सड़क है वो बनाई जाएगी दोस्तों। वो उसके बाद में एक बजट और राजस्थान सरकार का आ गया, जो पिछला बजट था, उसमें भी किसी प्रकार से बादरा राजगढ़ रोड की चर्चा नहीं हुई। और उसके बाद में बलवान पुनिया के मुंह से भी बादरा राजगढ़ रोड की ज़्यादा बातें नहीं सुनी। एक बार ज़रूर फेसबुक पर उन्होंने लिखा था कि जल्द ही सितंबर अक्टूबर में ये रोड बनेगी, इतना ज़रूर लिखा था। उनकी पोस्ट में, उनकी बात में कोई ज़्यादा विश्वास नहीं था। इसके पीछे रीज़न संभवतः यही होगा कि उनके हाथ में इसको लेकर कुछ ज़्यादा है नहीं। लेकिन मैं अब आज जो चर्चा कर रहा हूँ दोस्तों, ये चर्चा ये राजगढ़ से विधायक कृष्णा पूनिया के पास से ये खबर आई है। और वो इसलिए आई है क्योंकि एक राजगढ़ झुंझुनू सड़क मार्ग भी उन्होंने पास किया है, बाकायदा उनका टेंडर भी हुआ है। और जो बादरा राजगढ़ की 60 किलोमीटर की सड़क है दोस्तों, उसका भी टेंडर पास कर दिया गया। और ये टेंडर मैं आपको बताऊं तो पीछे 27 मई को ये टेंडर जो है वो पास हो गया। तो 27 मई को टेंडर पास हो गया, इसका मतलब ये रोड अब बनने वाली है। तो दोस्तों वहाँ कृष्णा पूनिया ने एक बयान दिया और अधिकारियों ने भी इसकी पुष्टि की है कि ये 131 करोड़ की लागत से 60 किलोमीटर की बादरा राजगढ़ रोड अब जो है वो बनने वाली है और 1 साल में इसका निर्माण कार्य
पूरा किया जाएगा। 2023 में ये रोड बनकर कंप्लीट होगी। तो दोस्तों इस मार्ग पर आने वाले तमाम गांव के लोगों को बहुत खुशी होगी, क्योंकि ये रोड जो है 2013 के अंत में बनी थी, जब जयदीप टूडी के अंतिम शासनकाल के अंतिम वर्ष में ये सड़क बनी थी। और दोस्तों मात्र 8-9 वर्षों में सड़क टूटकर इस कदर जर्जर हो चुकी है कि पिछले 3-4 वर्षों से तो इसको बनाने की मांग की जा रही है, और 3-4 वर्षों से तो इसकी हालत बहुत ख़राब हो गई। तो अर्थात ये जो सड़क बनी थी वो मात्र 3-4 साल ही निकाल पाई। तो किस प्रकार की सड़कें बना रहे हैं, किस प्रकार के टेंडर छोड़ रहे हैं। अगर ये भी सड़क इसी प्रकार से बननी है तो दोस्तों क्या फ़ायदा है फिर 131 करोड़ रुपए खर्च करना, और वो भी मात्र 3-4 साल के लिए। इस रोड को ऐसे ही पड़ा रहने दीजिए, और ये 131 करोड़ रुपए है ये गरीब लोगों की भलाई में लगाइए। दोस्तों अगर आपको इसी प्रकार की सड़कें बनानी है तो ये कितनी सार्थक और उपयुक्त बात लगती है कि फिर ऐसे कार्यों पर सरकार क्यों फालतू का खर्चा कर रही है। लेकिन दोस्तों बताया जा रहा है ये 2 लेन की सड़क बन रही है, और इसमें जो राजगढ़ झुंझुनू की सड़क का भी टेंडर पास हुआ है, वो भी इसी प्रकार की रोड जो है वो बननी है। और इसमें 12 मीटर की चौड़ाई इस सड़क पर रखी गई है, और 2.5 फुट के दोनों ओर इसके पटरे जो बनाए जाएंगे। तो इसकी लंबाई चौड़ाई जो है कुल मिला के बहुत शानदार 2 लेन की ये सड़क बनकर तैयार होगी। देखते हैं और कब ये प्रारंभ होगी। लेकिन इसमें कृष्णा पुनिया का जो बयान है दोस्तों उसकी माने तो सिद्धमुख में 4.9 किलोमीटर का लंबा एक बाईपास भी इसमें पास किया गया है। इस रोड को जब बादरा से आप जाएंगे तो सिद्धमुख कस्बे के अंदर आपको प्रवेश करने की आवश्यकता नहीं होगी, और ये 4.9 किलोमीटर का बाईपास बनेगा, जिससे आप बाईपास होकर राजगढ़ जा सकते हैं। तो समय लोगों का कम लगेगा। दोस्तों अब जब 2 घंटे का समय इस सड़क मार्ग में आपको बादरा से राजगढ़ का लगता है तो उसमें लगभग आधा समय आपका बच जाएगा। तो ये सड़क बहुत अच्छी बात है अगर ये सड़क बनती है। और पहले जब 126 करोड़ रुपए दोस्तों इसके स्वीकृत हुए तो बलवान पूनिया और कृष्णा पूनिया ने दोनों ने ही फेसबुक पर श्रेय लेने की इसमें होड़ लगी थी। लेकिन उसके बाद में बलवान पूनिया तो ज़रूर सरेंडर हो गए, उन्होंने किसी प्रकार का श्रेय नहीं लिया, लेकिन कृष्णा पूनिया ज़ोर शोर से इसको बुना रही है। तो इसका मतलब ये है कि कृष्णा पूनिया ने इस सड़क मार्ग को पास करवाया है, इसका टेंडर करवाया है। क्षेत्र के लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है दोस्तों। ये अगर सड़क बनती है तो जल्द से जल्द ये सड़क बननी भी चाहिए, क्षेत्र के लोगों का हक है दोस्तों। तो इसके अलावा दोस्तों अब जल्दी से हम बात करते हैं आज 1 जून को क्या विशेष दिवस है। तो 1996 में HD देवगौड़ा आज भारत के 11वें प्रधानमंत्री बने थे, उनका आज जन्म दिवस है। और इसके अलावा 2005 में दोस्तों अप्पा शेरपा ने माउंट एवरेस्ट का 51वीं बार फतेह किया था। तो ये खास 1 जून को दिवस आता है। तो 1929 में दोस्तों आज ही के दिन फिल्मी अभिनेत्री नरगिस दत्त का भी जन्म हुआ था। और भारत के 6ठे राष्ट्रपति दोस्तों संजीव रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी है, उनका भी आज ही के दिन 1996 में निधन हुआ था। तो उनकी पुण्यतिथि आज के दिन मनाई जाती है। और नेपाल के राजा वीर विक्रम शाह का 2001 में आज ही के दिन निधन हुआ था। और आज ही के दिन दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस भी मनाया जाता है, जो कि 1950 में शुरू हुआ था और लगभग 51 देशों से इसकी शुरुआत हुई थी। और आज ही के दिन विश्व दुग्ध दिवस भी मनाया जाता है दोस्तों। 2001 में इसकी भी शुरुआत हुई थी। और आज भादरा में दोस्तों मंजीत बेनीवाल जो कि पूर्व ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, उनके पिता चौधरी मांगेराम बेनीवाल का आज देहांत हो गया। लंबी बीमारी से वो ग्रस्त थे। और उसके बाद में आज उनका मोहब्बतपुर की ढाणी उनके पैतृक गांव में दोस्तों उनका अंतिम संस्कार किया गया। और अनाज मंडी के पास वार्ड नंबर 16 में बिहारीपुरा रोड पर दोस्तों उनका निवास स्थान है, जहां पर बैठक लगाई गई है। तो कुल मिला के दोस्तों आज के लिए आज का 1 जून का खास कार्यक्रम यही रहा। और मंडियों के भाव अगर मैं आज बताऊं तो नौर में ग्वार दोस्तों 5726, चना 4660,
तारामीरा 5211, सरसों के भाव 6150 रहे। सादुलपुर मंडी में ग्वार 5820, चना के भाव 4570 और मूंग के भाव 5500, मोट के भाव 6600, गेहूँ 2100 रुपये प्रति कुंटल रही। यहाँ जो 2600, बाजरा 2225, जबकि सरसों के भाव 6200 रुपये प्रति कुंटल रही। गंगानगर मंडी में गेहूं दोस्तों 2025, ग्वार के भाव 5570 और सरसों के भाव 6432 रुपये प्रति कुंटल रहे और जौ के भाव 2676 रुपये प्रति कुंटल। संगरिया मंडी में जौ के भाव 2676, गेहूं के भाव 2018, जबकि ग्वार के भाव 5750 और सरसों के भाव 6284 रुपये प्रति कुंटल रहे। आदमपुर मंडी में नरमा 11900 रुपये और ग्वार के भाव 5648 रुपये प्रति कुंटल रहे। यहाँ सरसों के भाव 6340 रुपये, जबकि अबोर मंडी में दोस्तों ग्वार 5245 रुपये प्रति कुंटल, चना 4175, सरसों 6470, जौ के भाव 2275 और एलनाबाद मंडी आज की अंतिम मंडी में नरमा 11300, सरसों 6502, ग्वार के भाव 5200, चना के भाव 4500, तारामीरा के भाव 5200 रहे। इसके अलावा आज 1 जून को 43 से 44 डिग्री टेम्परेचर रहा दोस्तों। 22 से 25 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चली, 40 किलोमीटर तक के झोंके भी लगे और 47 से 50% तक बादल छाए रहे। आज हल्की बरसात भी भादरा क्षेत्र में हुई दोस्तों। गर्मी से, भीषण गर्मी से कुछ निजात लोगों को मिली। तो परिवर्तनशील मेघों का अभी भी आवरण आसमान में छाया हुआ है, तो आगे भी इस प्रकार से हल्के चक्रवात बनकर आपको बूंदाबांदी जैसा एहसास दिला सकते हैं। 2 जून को कल 32 से 41 डिग्री टेम्परेचर दिन में, 43 से 44 डिग्री टेम्परेचर दोपहर को और 38 से 43 डिग्री शाम को रह सकता है। तो 97 से 90% बादल दिन भर छाए रहेंगे और दोस्तों रात्रि को भी कल बादल जो है वो 100% छाए रहेंगे। परिवर्तनशील मेघ भी आपको दिखाई देंगे। 33 से 37 डिग्री टेम्परेचर भी बना रहेगा। तो कुल मिला के ये रहा मौसम का मिजाज, मंडियों के भाव, आज के समाचार। तो कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे दोस्तों, नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। आप संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।